हेलो, वेलकम बैक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहायता से आप यूं कह लें कि करंट के प्रेजेंस होने का आप पता लगा पाएंगे कि हाँ, इस इंस्ट्रूमेंट के सहायता से आप ये देखेंगे कि अगर किसी सर्किट, किसी परिपथ में करंट का फ्लो हो रहा है तो क्या यह सही है कि एक्चुअल में करंट आ रहा है या नहीं। तो उसको पता करने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इसमें कॉइल के मूवमेंट होने के बाद कॉइल के मूवमेंट के अनुसार से आप ये बता सकते हैं कि हाँ, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। अब कॉइल का मूवमेंट हो सकता है, कॉइल के मूवमेंट से एक इंडिकेशन जुड़ा रहता है, इंडिकेटर जुड़ा रहता है, जो आपको कुछ कुछ डिफ्लेक्शन करके ये बताएगा कि हाँ, कितना डिफ्लेक्शन हुआ तो कितना एम्पियर का करंट हुआ। तो इसको जो बोला जाता है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोला जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि शॉर्ट में जिसको बोलते हैं एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इसमें कॉइल का मूवमेंट करके आप करंट का आप कितना मैग्नीट्यूड है उसका अनुभव कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट और अच्छा एक प्रकार से बोल लें कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एमीटर और वोल्टमीटर के फॉर्मेट में भी चेंज होता है, लेकिन उसका एमीटर और वोल्टमीटर का जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को जो है एमीटर एंड वोल्टमीटर दोनों में आप इजीली रूप से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैकेनिज्म है, थोड़ा बहुत उसमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, किसी का रेजिस्टेंस कम रहता है, किसी को श्रेणी में जोड़ दें, उसमें किसी को पैरेलल में जोड़ दें, ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इसका काम क्या होता है, ये किस लिए इसको लगाया जाता है। तो यह एक ऐसा युक्ति है जिसके सहायता से धारा की उपस्थिति का पता लगे। मतलब कि गैल्वेनोमीटर को इजली रूप से ये बोल लें कि अगर धारा का प्रेजेंस है, धारा अवेलेबल है, तो उसको ओनली फॉर गैल्वेनोमीटर के द्वारा टेस्टिंग किया जाता है कि हाँ, इस परिपथ में धारा है तो कितना है, ये सब स्केल बताएगा। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा टाउ के बारे में, टॉर्क के बारे में। टॉर्क इक्वल टू क्या होता था, तो एम क्रॉस बी होता था। टॉर्क इक्वल टू क्या होता था, एम क्रॉस बी। अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट एम इक्वल टू क्या होता था, पिछले वीडियो लेक्चर में देखेंगे तो NIA इसका जो फॉर्मेट है इसको हम बता चुके हैं। ये एक्सप्रेशन जो है पिछले वीडियो लेक्चर में आ चुका है। जो टॉर्क लगता है, बल आघूर्ण लगता है, वो M क्रॉस B के इक्वल होता है। अगर M और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है, तो M इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा होगा। अगर साइन थीटा जैसे मान लेते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, M इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर ये थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, एम बी। बस नॉर्मल रूप से नहीं, क्योंकि साइन 90 कितना होगा, 1 होगा। एम के जगह पर अगर NIA रखते हैं, सिंपल रूप से स्केलर फॉर्म रखते हैं, तो जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, टाउ जो लगेगा वो कितना लगेगा, तो देखिए NIA इंटू बी। देखिए M के जगह पर NIA रख दिए तो क्या लगेगा, NIA इंटू बी। ठीक है, इस टॉर्क के सहायता से, ये टॉर्क प्रेजेंस कहाँ होते हैं, बल आघूर्ण कहाँ लगते हैं, तो बल आघूर्ण जो लगते हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी
कंडक्टिंग वायर को रखा जाए, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को रखा जाए, तो इस तरह का टॉर्क का अनुभव करते हैं, इस तरह के टॉर्क का अनुभव करते हैं। इसी टॉर्क के कारण आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा, और ये पिछले वीडियो लेक्चर में आ भी चुका है, इसका भी हमको आगे यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए कि कैसे ये गैल्वेनोमीटर को कैसे बनाया जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, और इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं। इसको रफ कर देते हैं। MCG के बारे में पढ़ रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कॉइल का मूवमेंट होगा और कुछ कुछ इंडिकेशन शो करेगा। इसके सहायता से आप ये समझ सकेंगे कि गैल्वेनोमीटर मेरा मूवमेंट कर रहा है। देखिए ये जो हो गया नॉर्थ पोल हो गया, ये जो हो गया साउथ पोल हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किधर से किधर जाएगा, तो नॉर्मल रूप से ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन इसके बीच में हमको एक सिलेंडर टाइप कोर आयरन रखना है, सॉफ्ट आयरन कोर जिसको बोलते हैं, नर्म लोहा। इसी नर्म लोहे पर हम कॉइल का बाइंडिंग करेंगे। किस तरह के कॉइल का, तो इस पर जो होंगे वो कुछ कॉपर वायर होंगे जिसमें आपका फ्लो होगा क्या, करंट। इसके बाद जो है इस सिलेंड्रिकल कॉपर वायर को, ये सिलेंडर है, इस सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर को एक स्प्रिंग द्वारा कनेक्शन कर देंगे। इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2। ये जो होते हैं वो स्प्रिंग का टॉर्सनल कपल होते हैं। टॉर्सनल कपल का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि इस तरह है, यहां पर से एक इंडिकेशन चला गया यहां पर, ये जो इक्वल इक्वल पार्टीशन रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। ऐसे मान लेते हैं ये 10, 20, 30, 0 ऐसे ऐसे करके हो गए। ये मान लेते हैं 10। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको कनेक्शन करते हैं किसी पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी से, तो ये स्प्रिंग जो है इस धारा में अगर जितना ज़्यादा मेजरमेंट होगा धारा का, उसके अनुसार से ये कुंडली जो है, सॉफ्ट आयरन कोर का कुंडली जो है, ये आपको इस स्प्रिंग को जैसे ये बोल देते कि मरोड़ेगा। मतलब कि ये कि अगर इस जो संकेतक हैं, जैसे ये हो गया संकेतक इंडिकेटर, जितना ही ज्यादा आप धारा देंगे उतना ही ज्यादा इस स्प्रिंग को ये संकेतक मरोड़ेगा। यानी ये बोल रहे हैं कि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है उतना ही ये घूमेगा। इसके अनुसार से ये जो इंडिकेटर है इस सॉफ्ट आयरन कोर पर फिक्स रहेगा। इसके बाद इसका डिफ्लेक्शन आगे या पीछे होगा। ठीक है, लेकिन क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे कुछ ऐसे ऐसे करके होंगे, क्योंकि ये रेडियल डायरेक्शन में होंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ की तरफ जाएंगे, ये बी वेक्टर हो गए। तो इस तरह से ये पॉजिटिव पोलरिटी और नेगेटिव पोलरिटी को किसमें कनेक्शन देंगे, तो आप सर्किट में कनेक्शन देंगे। और जितना टॉर्क लगेगा, जैसे टॉर्क किसमें लगेगा, तो टॉर्क इक्वल टू होता है M क्रॉस B। अभी आया वो टर्म, टाउ जो होता है क्या होता है, M क्रॉस B। सिंपल रूप से अगर स्केलर फॉर्म में लिखें तो क्या आया था, NIA इंटू B। ये जो टॉर्क होगा, ये टॉर्क किसके इक्वल होगा, तो सुनिए, जितना ज्यादा आपका करंट जाएगा, I का टर्म है, जितना ज्यादा करंट अगर फ्लो होगा इस सर्किट में जाएगा, कौन सा सर्किट, तो ये वाला, ये परिपथ में जाएगा, जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही ज्यादा बल आघूर्ण लगेगा, टॉर्क लगेगा। जितना ज्यादा करंट जाएगा,
या फिर ऐसे बोल लें कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मतलब ये है कि जितना आप इस पे बाइंडिंग जितना फेरों का करेंगे, मान लेते हैं कि 5 फेरों का 5 टर्न का आप इस पे बाइंडिंग किए और एक 10 टर्न का बाइंडिंग किए, किसमें ज़्यादा टॉर्क लगेगा? अगर करंट को फिक्स कर दिया जाए तो जिसमें 10 टर्न होंगे, इसमें 10 टर्न जो होंगे, जैसे ये अगर 5 टर्न है तो टॉर्क कम लगेगा, किसके कंपैरिजन में? तो 10 टर्न के कंपैरिजन में 10 फेरा अगर इस पे लगा देंगे वो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो जो टॉर्क होंगे वो कुछ कांस्टेंट और डिफ्लेक्शन के मल्टीप्लिकेशन में होंगे। जैसे ये मान लीजिए कि अगर टॉर्क इसमें लग रहे हैं, टॉर्क तो पता चल गया, बल आघूर्ण कितना लग रहे हैं, तो NIA इंटू बी, जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना ही ज्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगा, इतना ही ज्यादा दूर चला जाएगा। उस डिफ्लेक्शन को मान लेते हैं कि वो डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कुछ फाई में हो रहा है। किसमें हो रहा है? फाई में। यदि सुई का विचलन फाई के पद में हो, मतलब ये कि अगर सुई जो है डिफ्लेक्ट कर रहा है कुछ फाई एंगल के कुछ टर्म में, तो जो फाई होंगे वो कुछ के टाइम्स के कौन सा है, तो स्प्रिंग का कांस्टेंट। अगर जितना ज्यादा हार्ड स्प्रिंग रहेगा उतना ही ये डिफ्लेक्शन कम होगा। मतलब ये है कि अगर इस स्प्रिंग को सॉफ्ट रखेंगे तो जितना ज्यादा कम ही टॉर्क लगाकर ज्यादा आपको डिफ्लेक्शन इस इंडिकेटर में कर सकता है। कैसे? कि अगर मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, तो इजीली रूप से आप इसको घुमा सकते हैं। अगर इजीली रूप से इसको घुमाएं तो उसी पर तो ये इंडिकेटर मेरा फिक्स है। किस पर? तो सॉफ्ट आयरन कोर पर। लिख लेते हैं इस पे सॉफ्ट आयरन कोर। इस सॉफ्ट आयरन कोर पर मेरा इंडिकेटर फिक्स है। तो जितना अगर ये मुलायम स्प्रिंग रहेगा, सॉफ्ट स्प्रिंग रहेगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी कम रहेगा। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो इजीली रूप से फाई बहुत ज़्यादा दूर तक चला जाएगा। लेकिन अगर वहीं स्प्रिंग को हार्ड कर देते हैं तो स्प्रिंग को हार्ड करेंगे तो टॉर्क तो लगेगा, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन करने में वो इजीली फील नहीं कर पाएगा। इसी के वजह से कुछ जो टॉर्क लगेंगे, बल आघूर्ण जो होगा वो कुछ ऐसे करके होगा कि मान लेते हैं इक्वल टू बल आघूर्ण जो होंगे वो कुछ, अगर मान लेते हैं कि टॉर्सनल कपल, जैसे मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग नियतांक और कुछ फाई का कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे अगर सेम टाइप में अगर लग रहे हैं स्प्रिंग तो ये जो होगा बल युग्म होगा। ये जो होते हैं वो टॉर्सनल कपल होते हैं। टॉर्सनल कपल ये हैं कि ये दोनों सेम टू सेम स्प्रिंग रहेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर जो है कुछ दूसरे कांस्टेंट के स्प्रिंग लगा दिए, यहाँ पर कुछ दूसरे कांस्टेंट के स्प्रिंग लगा दिए, ये नहीं चलेगा। अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जितना है, जितना ये सॉफ्ट रहेगा उतना भी ये सॉफ्ट रहना चाहिए। अलग अलग सॉफ्टनेस नहीं रहना चाहिए या हार्डनेस अलग अलग नहीं रहना चाहिए। ठीक है? तो बल आघूर्ण जो लगेगा स्प्रिंग नियतांक के इक्वल, या फिर फोर्स टॉर्सनल फोर्स कपल। तो टॉर्सनल फोर्स कपल कितना होगा? तो टॉर्सनल फोर्स कपल जो होगा कुछ कांस्टेंट टाइम्स फाई के इक्वल होगा। तो बल आघूर्ण कितना है? तो NIAB इक्वल टू K इंटू फाई। समथिंग कांस्टेंट इंटू जितना डिफ्लेक्शन हुआ उतना ये कौन प्रोड्यूस करेगा? तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क बोले तो बल आघूर्ण जो लगेगा वो K इंटू फाई के टाइम्स में लगेगा। तो जो फाई होगा वो NIAB अपॉन में K होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को आपको संभाल के रखना है।
इसी इक्वेशन से आप मदद लेकर के करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता का आप एक्सप्रेशन लाएंगे। मतलब ये है कि अगर NIAB अपॉन में K इक्वल टू 5 होगा, ये एक्सप्रेशन को आप लिख रहे हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 इक्वल टू NIAB अपॉन में K। ठीक है, इसको कहने का मतलब ये है कि मेरा भी एक्सप्रेशन, हम पहले ये भी बताए थे कि जितना ज़्यादा धारा जाएगा उतना ही ज़्यादा इस इंडिकेशन में डिफ्लेक्शन आएगा, उतना ही ज़्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगा इंडिकेटर। सिंपल एक्सप्रेशन में भी वैसा देखने को मिल रहा है कि जितना ज़्यादा फाई होगा उतना ही ज़्यादा धारा फ्लो हो रहा है। देखिए, जितना ज़्यादा फाई हुआ उतना ही ज़्यादा धारा, मतलब ये बोल सकते हैं कि आई जो होगा वो एक प्रकार से प्रोपोर्शनल है किसके, तो फाई के। तो लिख लेते हैं क्या कि आई जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा फाई के। जितना ज्यादा करंट जाएगा, जितना ज्यादा आपको करंट उस परिपथ में फ्लो करवानी है, उतना ही ज्यादा आपका इस मैग्नेटिक नीडल का, इंडिकेटर का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लें कि जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही ज्यादा क्या जाएगा, उतना ही डिफ्लेक्शन करेगा वो क्या, ये इंडिकेटर। ठीक है, इसके बाद जो है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी की बारी आती है। करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अगर 1 एम्पियर का आप एक एम्पियर का जो करंट फ्लो करते हैं तो कितना इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। बोले तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट जो होंगे वो धारा सुग्राहिता उसको बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या कि रफ कर देते हैं इसको, कि अगर एक बार इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं, इसके बाद क्या था एक्सप्रेशन, वो था NIAB अपॉन में K इक्वल टू 5। ठीक है, तो जो धारा सुग्राहिता होगा करंट सेंसिटिविटी जो जिसको बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी या फिर IS बोलते हैं। IS को करंट सेंसिटिविटी से डिनोट किया जाता है। तो IS जो होगा वो फाई अपॉन में I के इक्वल होगा, फाई अपॉन में I के इक्वल होगा। तो फाई का वैल्यू तो हमको ये पता है कि इतना होगा। ठीक है, तो रख देते हैं, या फिर I का वैल्यू निकाल कर रख देते हैं। तो IS जो होगा, फाई का ऊपर से एक्सप्रेशन रखिए, ऊपर से एक्सप्रेशन रखने पर क्या क्या मिलेगा, तो NIAB अपॉन में K, ये 5 हो गया, इंटू I से I कैंसिल। तो IS जो होगा वो क्या आएगा, NAB अपॉन में K होगा। जो धारा सुग्राहिता होगा वो कितना होगा, तो NAB अपॉन में K। मतलब ये है कि अगर यूनिट अगर करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब ये है कि अगर 1 एम्पियर का धारा फ्लो हो रहा है तो जो आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, या फिर करंट का सेंसिटिविटी कितनी है, वो कितना है, तो NAB अपॉन में K क्या है, तो ये स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होते हैं। जो आपको जितना ज़्यादा स्प्रिंग का कांस्टेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा स्प्रिंग का कांस्टेंट रहेंगे उतना ही सेंसिटिव करंट जो होगा वो जितना ज़्यादा रहेगा, ये क्या बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, उतना ही ये IS जो होगा वो कम आएगा। मतलब ये है कि जितना आपका हार्ड स्प्रिंग रहेंगे उतना ही ये जो होगा डिफ्लेक्शन कम होगा। तो धारा सुग्राहिता क्या है, कम है। ठीक है, अब जो है वे वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात आती है। वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको आप नोट कर लेते हैं। आगे जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी,
वोल्टेज सेंसिटिविटी में जो होता है Vs जो होगा वो फाई अपन में, सिंपल रूप से वही टर्म है, क्योंकि वो टर्म नहीं रहता। जैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी में ये है कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर के दोनों छोर पर 1 वोल्ट को अप्लाई करते हैं तो जितना आपको ये डिफ्लेक्शन होगा, या फिर जिस तरह में ये फाई अपॉन में भी आएगा, जैसे एक्सप्रेशन आया था आई में, IS में जो आया था, IS में क्या आया था, NAB अपॉन में क्या आया था, ये होता है करंट सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी में ये है कि इन दोनों का जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी है उस पर आपको वोल्टेज जो होगा 1 वोल्ट का एप्लीकेशन होगा, तो वो कितना वोल्टेज में सुग्राहिता दिखाता है, तो फाई अपॉन में भी, फाई का वैल्यू यहां से रख देते हैं, और भी इक्वल टू होगा क्या, तो आई इंटू आर कर सकते हैं। तो आई के जगह पर तो हमको पता है कि आई वाला ये वाला आई होगा, लेकिन आर कितना होगा, तो आर जो होगा इस पूरे कॉइल का जितना प्रतिरोध होगा उसको सिंपल रूप से आर गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, कि कितना इस वायर का सॉफ्ट आयरन कोर पर जो ये वायर का आप बाइंडिंग किए हुए हैं, जिसको आप मरोड़ कर कॉइल बनाए हुए हैं, उसका कितना प्रतिरोध है। तो फाई का वैल्यू ऊपर से रखते हैं, Vs जो होगा वो सिंपल रूप से कितना होगा, Vs जो होगा वो फाई का वैल्यू NIAB अपॉन में K, फाई हो गया, इंटू भी को लिख सकते हैं I इंटू आर। Vs जो होगा वो कितना होगा, Vs जो होगा वो NIAB अपॉन में K इंटू I इंटू आर कर सकते हैं। I से तो I कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, तो बचेगा वो ये बचेगा कि इसको आगे यहाँ पे लिखते हैं क्या, Vs जो होगा वो होगा NAB अपॉन में K इंटू आर। ये जो होगा धारा का वोल्टेज का सुग्राहिता होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी विभवांतर का सुग्राहिता यहां पे लिख देते हैं। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है, सेंसिटिविटी Vs इक्वल टू NAB अपॉन में K इंटू आर। अब ये बताइए कि NAB अपॉन में K के जगह पर तो IS लिख सकते हैं, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है, देखिए पुट कर देते हैं क्या, NIS जो होगा वो NAB अपॉन में अगर K है, इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो Vs जो होगा वो कितना होगा, Vs जो होगा NAB अपॉन में K के जगह पर IS पुट कर दीजिए, IS अपॉन में R। मतलब जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा वो करंट सेंसिटिविटी अपॉन में R बोले तो R क्या है, तो ये जो है कॉइल का प्रतिरोध है, कुंडली का प्रतिरोध। रेजिस्टेंस ऑफ ये जो कॉइल आप इस पे लपेटे हैं, बाइंडिंग किए हैं, इस कॉइल का जो प्रतिरोध होगा वो उसका डिनोटेशन R होगा, या फिर RG भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का एक कॉइल का रेजिस्टेंस है। अब जो है इसी गैल्वेनोमीटर को आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, किस में, तो एमीटर एंड वोल्टमीटर में। ठीक है, सबसे पहले इसको देख लीजिए, सिंपल रूप से एक ही कंसेप्ट लग रहा है, कौन सा, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे तो टॉर्क बल आघूर्ण के बारे में बताए थे, और बल आघूर्ण जो है इसका मेन फैक्टर है, उसी के कारण तो ये बल लग रहे हैं। बल आघूर्ण नहीं रहता तो फिर इसको मूवमेंट करने के लिए कोई ऐसा बल तो है नहीं जो मूवमेंट कर दे। और वो क्यों मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड एक समान रूप से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक समान रूप से आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करते, फिर ये रोटेट नहीं कर पाता, तो इसीलिए टॉर्क का कंसेप्ट इसमें जो है आ रहा है। और टॉर्क का कंसेप्ट को मैनेज कौन कर रहा है, तो ये दोनों स्प्रिंग जो लगे हुए हैं ऊपर और नीचे, टॉर्सनल फोर्स कपल, यही इसको बैलेंस कर रहे हैं। और ये जो इंडिकेटर है इस सॉफ्ट आयरन कोर पे आप फिक्स कर देते हैं। जितना ज्यादा आपको टॉर्क लगेंगे उतना ही ज्यादा ये डिफ्लेक्शन होगा, और जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज्यादा आपका करंट होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो आया था, कौन सा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जैसे
फाई इक्वल टू एक्सप्रेशन कौन सा आया था, NI/AB अपॉन में के। तो जितना ज़्यादा आपका करंट का फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा यह डिफ्लेक्शन होगा। जितना ज़्यादा आप करंट का फ्लो करवा रहे हैं उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो किया रहेगा उतना ही ये कुछ 10, 20, 30 ऐसे करके कैलिब्रेशन किया हुआ रहेगा। आपको कुछ हिंट लिखे हुए रहेंगे, आपको पता लग जाएंगे कि ये कितने एम्पियर का धारा फ्लो हो रहा है। ये जो होते हैं ये एक प्रकार का स्ट्रिप रहते हैं, इस पर कैलिब्रेशन किया हुआ रहता है। 10, 0, 10, 20, 30 ऐसे ऐसे करके पैमाने रहते हैं, उसको लेकर शो किया जाता है। तो ये इक्वेशन वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी IS एंड VS 3 जो है इक्वेशन है, और कैसे आते हैं ये तो पता चल गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी हैं इसके अनुसार से, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नंबर 10 है, वो सिंपल रूप से 2 गैल्वेनोमीटर